नेक्स्ट पॉइंट है 3/6 मेंबर ऑफ वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियन, यानी जो वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। उसमें से जो 6 में से जो 3 मेंबर होंगे वो इंडियंस होंगे, और जो कमांडर इन चीफ है वो हमेशा ब्रिटिश ही रहेगा, यानी वो कोई इंडियन नहीं हो सकता, चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मेंबर हो या वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर ना हो। लेकिन वो 3 मेंबर्स तो इंडियन होंगे, जो कमांडर इन चीफ है वो हमेशा ब्रिटिश रहेगा। ठीक है। 4th पॉइंट है कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस बाय सेपरेट इलेक्टेड सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन। यानी इसमें क्या था, जैसे पहले किया गया था जो मुस्लिम लीग थी उसके लिए अलग से वो बनाया गया था, सेपरेट इलेक्टेड बनाया गया था। अब सेपरेट इलेक्टेड बनाया गया सिखों के लिए भी, जो इंडियंस जो क्रिश्चियन थे उनके लिए भी, एंग्लो इंडियंस थे उनके लिए भी, और जो यूरोपियन थे उनके लिए भी। यानी यदि कोई इंडियंस इलेक्शंस में खड़ा होता है तो उसके लिए सिर्फ इंडियंस ही वोट करेंगे। यदि कोई सिख खड़ा होता है तो उसके लिए सिर्फ सिख ही वोट करेंगे। यानी इनका मेन मोटिव ये था कि वो उन्हें क्या करे, सेपरेट करे। उनमें जो फूट डालो राज करो की नीति अपना रखी थी उन्होंने, उसे फॉलो करते थे। यदि कोई एंग्लो इंडियंस इलेक्शंस में खड़ा होगा तो सिर्फ एंग्लो इंडियंस ही उन्हें वोट करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, यानी जो एक नया ऑफिस बनाया गया जिसमें क्या था, हाई कमिश्नर था फॉर इंडियंस इन लंदन। यानी इसमें वो होती है पोस्ट जो फॉरेन में क्या करते हैं अपने, जैसे इंडिया का कोई भी कमिश्नर है वो फॉरेन में क्या करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो हाई कमिश्नर थे वो ब्रिटिश थे, वो लंदन में बैठकर क्या करते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PSC। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PSC इन 1926, यानी PSC जैसे UPSC है, PCS है, जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई, 1926 में की गई, वो भी इसी एक्ट के तहत की गई थी, एक्ट ऑफ 1919 के अंडर की गई थी। ठीक है। प्रोविंसेस पावर ऑफ इनेक्ट बजट, यानी प्रोविंसेस यानी जो सेंट्रल लेवल का बजट होता था पहले तो उसी में वो करते थे, एक ही बजट होता था, लेकिन अब क्या किया गया है इस एक्ट के बाद, प्रोविंसेस यानी पावर टू इनेक्ट बजट, यानी वो अलग से अपना क्या बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैचुरेट कॉमन टू इंक्वायरी इट्स वर्किंग साइमन कमिश्नर। इसमें क्या था, जो ब्रिटिश इंडिया में जो काम किया जाता है उसके काम की इंक्वायरी के लिए क्या होगा, एक साइमन कमीशन आएगा जो क्या करेगा, इस जो टोटली वर्क हुआ उसकी इंक्वायरी करेगा। वो भी उसमें क्या थे, साइमन कमीशन में जो 7 मेंबर होते थे वो 7 मेंबर कौन थे, ब्रिटिश लोग थे, उसमें इंडियंस एक भी नहीं था। इसमें क्या किया गया, जो इंडियंस में जो इंडिया में जो वर्क किया जाता है उसकी इंक्वायरी के लिए, और 10 साल के बाद आने की उनकी वो हुई थी, बात हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1927 में साइमन कमीशन बना और वो 2 साल पहले ही आ गए थे इंडिया में। इससे इंडियंस को क्या हुआ, बहुत बड़ा धोखा मिला। तो ये साइमन कमीशन का गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे और उन्हें उसका खुलकर विरोध भी किया गया था इंडियंस के द्वारा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्ट पढ़ते हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या था, जो साइमन कमीशन में जो उन्होंने कॉमन अवार्ड्स के बारे में या उसमें जो भी इंक्वायरी के लिए किया गया था उसमें क्या किया गया, जो काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने क्या किया गया, उसे डिवाइड कर दिया उनके पावर को। जैसे इसमें क्या था, इंडियंस फ्रीडेशन पावर डिवाइडेड सेंट्रल एंड स्टेट। इसमें क्या किया गया, जो फ्रीडम की पावर थी उसे डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल स्टेट लेवल पे, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था फ्रीडक्ट लिस्ट, सेकंड है प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। जो फ्रीडक्ट लिस्ट थी उसमें क्या किया गया, कौन लॉज या कौन काम करता है लॉज बनाना या स्कीम्स लगाना, वो सेंट्रल लेवल करता था, और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसके लिए प्रोविंसेस जो यानी स्टेट लेवल था वो क्या करते थे, लॉज या स्कीम्स बनाते थे। जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें सेंट्रल भी और स्टेट भी दोनों लेवल्स क्या करते थे, काम करते थे, यानी लॉ वगैरह बनाना वो सब काम दोनों करते थे। ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट है अडोप्टेशन ऑफ डयाकी एट द सेंटर। पहले तो क्या थी, 1919 एक्ट में क्या था, जो डयाकी थी उसमें प्रोविजनल जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें डिवाइड किया गया था डयाकी के अंदर, यानी
ट्रांसफर सब्जेक्ट में और रिजर्व सब्जेक्ट में। अब क्या गया, वो डयाकी क्या की गई, यानी डयाकी अडोप्ट की जानी चाहिए सेंट्रल लेवल में, जो सेंट्रल लेवल है उसमें भी पार्टीशन होना चाहिए ट्रांसफ़र में और रिजर्व में, उसे भी अडोप्ट किया जाना चाहिए। इस एक्ट के द्वारा ये बात हुई थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एबोलिश डयाकी। इसमें ये इसने अच्छा काम नहीं किया, तो जो उसको ख़त्म कर दिया गया डयाकी को, ठीक है। इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनोमी। प्रोविजनल ऑटोनोमी मतलब कोई भी जो जिसके साथ उन्होंने संधि वगैरह की थी, जो भी स्टेट थे या जो भी प्रोविंशियल थे, उनके लिए क्या किया गया कि आप अपने आप इसका रूल बना सकते हैं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमें टैक्स पे करते रहना। आप उसके बारे में जो भी आपके जितना भी आपका एरिया है उसमें आप लॉज भी बना सकते हैं, अपना शासन अपनी मर्जी से चला सकते हैं, सिर्फ हमें टैक्स पे करते रहना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ सेक्रेटरी टीम ऑफ एडवाइजरी। और जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी था उन्होंने क्या किया, एक टीम बनाई गई जिसकी हेल्प से वो क्या करते थे, अपना शासन वगैरह चलाते थे। उसकी वो क्या करते थे, उन्हें सलाह देते थे और वो अपना शासन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बाई कैमरलिज्म 6 प्रोविंसेस बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, राज्यसभा और लोकसभा अनलिमिटेड प्रोविंसेस। यानी इसमें क्या था, जो 11 वो थी प्रोविंसेस थी, उसमें से 6 प्रोविंसेस को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे मतलब आप अपने खुद से यहाँ पे रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, यहाँ पर अपना जो इलेक्शंस वगैरह खुद करवा सकते हैं, उनको छूट दी। कौन कौन थी वो, बंगाल थी, मद्रास थी, बॉम्बे थी और यूनाइटेड प्रोविजन थी, राज्यसभा और लोकसभा ये सब इसमें थी, ठीक है। इसके बाद है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड डिप्रेस्ड क्लासेस, एससी, वोमेन्स, लेबर वर्कर्स। इसमें क्या किया गया, जो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया, जो शेड्यूल कास्ट थी उनके वोमेन को क्या किया गया, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने का क्या किया गया, मौका दिया गया। और उन्हें तो सिर्फ वो था कि यदि जो वोमेन वो करेगी तो उनके लिए वोटिंग भी वोमेन ही करेगी, इससे क्या होगा, उनमें पार्टीशन होगा और हम अच्छे से शासन कर सकते हैं। जो ऐसी वोमेन थी उन्हें भी जैसे अब रिजर्व सीट्स वगैरह होती हैं, इस तरह से कुछ रूल बनाया था, और जिसमें वोमेन क्या कर सकती हैं, अपने इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं, और उनके लिए सिर्फ वोट कौन करेगी, वोमेन ही वोट करेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है 10% ऑफ पॉपुलेशन गेट वोटिंग राइट। पहले तो क्या था, सिर्फ जिसके पास प्रॉपर्टी है, टैक्स है, ये क्या है, अच्छी एजुकेशन है, वही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जो 10% ऑफ पॉपुलेशन का 10% था वो उनको क्या मिला, वोटिंग राइट मिला। अब तो जैसे 18 से अब होते ही सभी को क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 10% पॉपुलेशन को ही वोट डालने का अधिकार था। इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी इसी एक्ट के तहत हुई 1935 की, ठीक है। इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पीएससी, प्रोविजनल पीएससी और जॉइंट पीएससी। इसमें क्या था, जो सेंट्रल यूपीएससी वगैरह है, पीएससी है या जॉइंट पीएससी है, यानी जो फेडरल पीसीएससी इसके लिए तो सेंट्रल रूल बनाएगा, प्रोविजनल पीएससी के लिए क्या प्रोविंसेस रूल्स बनाएगी, और जो जॉइंट पीएससी है उसके लिए सेंटर भी और स्टेट लेवल दोनों ही लॉज वगैरह बनाएंगे। इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट 1937। जो फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिश हुई थी वो 1937 में हुई थी, वो भी इसी एक्ट यानी एक्ट ऑफ 1935 के तहत हुई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी जो इंडिपेंडेंस के लिए जो एक्ट बना था वो 1947 था। इसमें क्या था, डिक्लेयर ब्रिटिश रूल एंड बाय जून 30 इन 1948, यानी 30 जून 1948 तक क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल है वो टोटली पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बात डिक्लेयर कर दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। इसके बाद है मुस्लिम लीग 3 जून इन 1947 पार्टिसिपेशन। जो क्या थी, जो ब्रिटिशों ने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल का एंड हो जाएगा, तो जो हिंदूज थे उन्हें तो एक्साइटमेंट हुई थी, क्योंकि वो इस चीज़ के लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो मुस्लिम लीग था वो इस बात से खुश नहीं था, उन्होंने तो अपना पार्टिसिपेशन चाहिए था, यानी वो क्या चाहते, हमारा अलग से क्या हो, अलग वो बने, स्टेट या कंट्री बने। तो उन्होंने डिमांड रखी कि हमें अलग से इनसे अलग किया जाए।
जो मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी। जो ब्रिटिश तो ये तो वही चाहते यही थे कि इन्हें क्या क्या सेपरेट किया जाए। तो उन्होंने क्या उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि आपके लिए अलग से कंट्री बनाई जाएगी। ठीक है। जो 3 जून 1947 को उनके पार्टिसिपेशन की जो डिमांड थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल था उसका एंड हो गया। डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरिजन स्टेट। इसमें क्या किया गया, जो ब्रिटिश रूल का एंड हो गया, इसमें क्या डिक्लेयर किया गया कि जो अब इंडिया है क्या इंडिपेंडेंट है और उसकी जो प्रभुत्व है वो इनके हाथ में है। अब वो जो भी शासन करना वो अपने आप कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, क्रिएट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियस। इस एक्ट में क्या हुआ, 2 अलग अलग क्या बने स्टेट बनाए गए जो क्या थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट है एबोलिस्ट वाइसरॉय पोस्ट गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियस, ब्रिटिश क्राउन नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो वाइसरॉय की जो पोस्ट थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ ईच स्टेट, यानी जो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे दोनों के लिए क्या बना दिए, अलग अलग क्या बना दिए, गवर्नर जनरल बना दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब वाइसरॉय की पोस्ट भी क्या होगी, खत्म हो गई। अब जो अलग से क्या बना दिए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। इसके बाद क्या हो गया, जो ब्रिटिश क्राउन है वो यदि इंडिया में कोई भी बात होती है, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रिटिश क्राउन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद इम्पावर्ड टू डोमिनियस टू फ्रेम अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें क्या बना, इनको क्या बोला गया कि आप अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, या आपको यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अब तक नहीं बना है तो जो पीछे जो ब्रिटिश ने जो भी रूल्स वगैरह फॉलो किए थे आप उनमें से तब तक अडॉप्ट कर सकते हैं यदि आपको बेहतर लगे तो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया। उसको एबोलिस्ट कर दिया गया। स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया के लिए, उसको उसकी पावर को भी, उस पोस्ट को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब क्या बना दिया गया, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, यानी कॉमन सोशल वेलफेयर के लिए क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें क्या होगा, सिर्फ सोशल वर्क वेल्थ अफेयर्स के लिए क्या, कॉमन वेलफेयर के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। इसके बाद है लैप्से ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ओवर इंडियंस प्रोविंशियल स्टेट। यानी क्या होगा, जो अब इंडियंस को क्या बना दिया गया, स्वतंत्र बना दिया गया, तो वो अपने रूल रेगुलेशन से अपने आप बनाएगी। यानी वो यदि वो चाहते हैं तो उसके रूल्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंडियंस ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपने देश के लिए खुद से अपना संविधान बनाएंगे। वो ब्रिटिश को के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना पसंद नहीं करते थे। ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स परमिशंस फ्रीडम आइदर टू जॉइन डोमिनियस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो प्रिंसिल स्टेट बनाई गई थी इंडिया में, जिनके साथ जो ब्रिटिश ने संधि वगैरह की थी, उन्हें क्या परमिशन दी गई कि आप यदि आपका मन करे तो आप इंडिया में इंक्लूड हो सकते हैं, पाकिस्तान में इंक्लूड हो सकते हैं। यदि आपको दोनों ही पसंद नहीं है तो आप अलग से भी अपना जो काम कर सकते हैं, अलग से अपनी शासन कर सकते हैं अपने रूल रेगुलेशन बनाकर। ये सबसे बड़ी गलती की थी ब्रिटिशों ने, क्योंकि वो तो पार्टीशन करना चाहते ही थे। जैसे कश्मीर है, हैदराबाद, उन्हें क्या कर दिया गया था, वो दोनों ही स्टेट्स कंट्रीज से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, वो अपना शासन स्वयं बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने परमिशन दे दी थी ब्रिटिश ने, तो उनको क्या मिले, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अलग से अपना क्या बनाया गया, अपना शासन करने की वो अलग से उन्होंने चाहा। इसके बाद है डी प्रोवाइड ब्रिटिश मोनार्च विद वीटो पावर्स। इन वीटो पावर किसके पास थी, जो वीटो पावर थी ब्रिटिश लोगों के पास, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब जो क्या कर दिया गया, जो ब्रिटिश की पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई, जो वाइसरॉय की पावर थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई, वो चाहे पाकिस्तान को हो चाहे इंडिया को हो।
उन्हें कौन, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्हें क्या बना देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना देगा, यानी जो उसका हेड बना देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो काउंसिल वगैरह थे उसका हेड बना देगा। उसके लिए काउंसिल भी बनाई गई ताकि वो हेल्प कर सकें किसके, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प कर सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया, यानी उसका टाइटल को भी क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि अब इंडियन ब्रिटिश का हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं रहा, कोई उसके बीच में इन जो ब्रिटिश लोग थे उनका कोई अब आपस में कोई रिलेशन ही नहीं रहा था, वो चले गए थे इंडिया से, तो अब इंडियंस भी उसकी टाइटल को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब उसका लेना देना ही नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस टाइटल को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद है डिकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस, यानी जो सिविल सर्विस में जो अपॉइंटमेंट की जाती है, यानी जो एग्ज़ाम देना था या सिलेक्शन करना था पीसीएस में या यूपीएससी में, तो उसको क्या रखा गया, कंटिन्यू रखा गया इंडिया में, जो अब तक भी कंटिन्यू है। न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया, जो नया स्टेट बना था इंडिया, उसके लिए जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो क्या थे, आखिरी वॉइस रॉय भी थे लॉर्ड माउंटबेटन, और वो गवर्नर जनरल बने ऑफ इंडिया के पहले। थैंक यू। हाँ, देखिए